Hello students, welcome back to my channel. This is Neha Sharma and you are watching The Scholar Babe. पॉलिटिकल साइंस की एमसीक्यू सीरीज में आज हमारा डे 3 है एंड ट्रस्ट मी, अगर आप इस सीरीज को जो है वो कंसिस्टेंसी से फॉलो कर रहे हैं तो आपकी तैयारी बाकी लोगों के मुकाबले बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है, क्योंकि इसमें हम 10 की 10 यूनिट्स की जो है वो टॉपिक वाइज रिवीजन करते हैं एंड आपकी रिवीजन जो है वो सॉलिड होने वाली है। इसका जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा, लेकिन जब आप मुझे 40 लाइक्स दे देंगे उसके बाद, बिकॉज मैं इतनी मेहनत करके पीडीएफ लेके आऊँ, आपसे पैसे भी नहीं लेती हूँ, बदले में आप मुझे लाइक्स और कमेंट्स नहीं दे सकते, तो इट्स नॉट अ गुड डील फॉर मी, राइट? तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो आज का जो पहला सवाल आपके लिए है वो है कि जो कैग होता है उसको किसकी तरह रिमूव किया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सेकंड इज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एंड इलेक्शन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो अगर आप इसके बारे में सोचना चाहते हैं आप पॉज कर लें, मैं जो है वो डायरेक्ट पढ़ाने वाली हूँ। ओके, तो इसका आंसर होगा आपका अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब कैग के बारे में हम जो है वो कुछ समरी पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 148 से 151 तक जो है वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग की बात करी गई है। उनको गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स भी कहा जाता है एंड वॉच डॉग ऑफ द पब्लिक फाइनेंसेस इन इंडिया। डॉक्टर BR अम्बेडकर कहा करते थे कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफिसर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कौन है? वो है कैग। ठीक है, इस कोड को आप अच्छे से याद रखें और ये आ भी सकता है एग्जाम में। देन अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर की बात कर लेते हैं। कैग की अपॉइंट किया जाता है उनको बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 6 या 65 साल तक, जो भी पहले पूरा हो जाए, विच एवर इज अर्लियर। ओके, नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस। एक बार अगर आप कैग बन गए उसके बाद अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी स्टेट आफ्टर रिटायरमेंट आप जो है वो किसी पोजीशन के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। ठीक है, किस में लिखा गया? आर्टिकल 148(4) में। अब ड्यूटीज किस में दी है? आर्टिकल 149 में कैग की ड्यूटीज दी गई हैं, जिसमें कहा है कि वो ऑडिट करेंगे क्या? यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स, कंसोलिडेटेड फंड्स, चाहे वो यूनियन के हो चाहे स्टेट्स के हो, उससे जितने भी एक्सपेंडिचर किए जाएंगे उनको वो क्या करेंगे? वो ऑडिट करेंगे। कंटिजेंसी एंड पब्लिक अकाउंट्स जो हैं उनको भी वो ऑडिट करेंगे। गवर्नमेंट कंपनीज अंडर कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 143(5) के अंडर जितनी भी कंपनीज हैं उनको ऑडिट कर सकते हैं। देन अथॉरिटीज एंड बॉडीज सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा जितनी भी अथॉरिटीज और बॉडीज को जो फाइनेंस किया जाता है ये उनका भी एक्सपेंडिचर ऑडिट कर सकते हैं। अब वो रिपोर्ट्स भी सबमिट करते हैं। इस पे जो है वो प्रीवियस ईयर्स में काफी ज्यादा क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। ठीक है, 3 रिपोर्ट्स वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले ऑडिट रिपोर्ट ऑन अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। ये 3 जो रिपोर्ट्स है इसको आपने बहुत ज्यादा अच्छे से याद करना है, अपने दिमाग में इसको बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि ये सच में हर बार क्वेश्चन ये आ ही आता है। 1-2 साल के बाद आपको ये देखने को मिल ही जाएगा। ठीक है, और बाकी ये रिपोर्ट्स वो पार्लियामेंट के आगे देते हैं। देन जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है पैक, वो इसको जो है वो एग्जामिन करती है। अब इंडिपेंडेंस जो है कैग की उसको सिक्योर करने के लिए क्या क्या चीजें रखी गई हैं? ये कि जो उसकी सैलरी और कंडीशंस ऑफ सर्विस है वो आर्टिकल 148(3) के अंडर प्रोटेक्ट करके रखी गई हैं। ठीक है, बाकी सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह उनका रिमूवल होता है, और रिमूवल तभी हो सकता है जब यानी इम्पीचमेंट जो है वो, उसकी इम्पीचमेंट नहीं बोलते हैं वैसे, इसको हम रिमूवल ही कहेंगे। इम्पीचमेंट सिर्फ प्रेसिडेंट की होती है। हम सॉरी मैंने यहाँ पे ये वर्ड यूज किया। तो इसका रिमूवल जो होता है वो किन ग्राउंड्स पे होगा? प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। इन 2 ग्राउंड्स पे इनको जो है वो निकाला जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह। ठीक है, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, प्रेजेंटली हाउ मेनी मेंबर्स आर इन पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटी? ठीक है, जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटी है उसमें कितने मेंबर्स हैं? ये जो है वो लक्ष्मीकांत से आपके लिए क्वेश्चन आया है और इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 22। तो ये फॉर्म कब हुई पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटी? 1964 में। इसको याद करके अब भी रखिए, मैं नहीं चाहती कि आप बात के लिए इसको रखें। 1964 में पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटी को बनाया गया, और किसकी रिकमेंडेशन पे? कृष्णा मेनन कमेटी की रिकमेंडेशन पे। ये फोकस करता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स पे। 22 मेंबर होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा के होते हैं और 7 होते हैं राज्यसभा के। ठीक है, इनके चेयरपर्सन जो है वो लोकसभा से होते हैं, यूजुअली रूलिंग पार्टी से। और ये क्या करते हैं? कैग जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स पे रिपोर्ट देते हैं, ये उसको स्टडी करते हैं, परफॉर्मेंस और जो अकाउंटेबिलिटी है उसको मॉनिटर करते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये कोई पॉलिसी को क्वेश्चन नहीं करते। जब इम्प्लीमेंटेशन किसी पॉलिसी की हो जाती है तो उसके बाद ये सिर्फ रिव्यू करते हैं उसको। ठीक है, तो
अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, न्यूएस्ट मेंबर जो है सार्क का वो कौन है इन चारों में। एंड दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, ये मैंने इसीलिए दिया है यहाँ पे ताकि मैं आपको सार्क जो है वो जल्दी जल्दी रिवाइज करवा सकूं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। तो सबसे पहले 1985 में सार्क बना, दिसंबर 8 1985 में, ये डेट्स आ जाती है आपने याद रखनी है। इसकी फाउंडिंग जो सबमिट हुई थी वो ढाका बांग्लादेश में हुई थी, और ये रीजनल कोऑपरेशन और कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस साउथ एशियन नेशंस के बीच में उसको ये प्रमोट करता है। 8 स्टेट्स कौन कौन सी हैं आपने मैप पे इसको इमेजिन करना है। सबसे पहले इंडिया के साथ पाकिस्तान, फिर इंडिया के इस तरफ बांग्लादेश, नीचे श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव्स आप इसको ध्यान में रखें। बाकी अफगानिस्तान ने ज्वाइन करा 2007 में, ठीक है। ये 8 कंट्रीज आपने याद रखनी है। बाकी हेडक्वार्टर्स इसके काठमांडू नेपाल में है, और हेडक्वार्टर मतलब काठमांडू नेपाल में है, और सार्क सेक्रेटेरिएट जो है इसका ये भी काठमांडू में है। और SDF सार्क डेवलपमेंट फंड किसको फंड करता है, रीजनल प्रोजेक्ट्स को फंड करता है। और साफ्टा जो कि इनका फ्री ट्रेड एरिया का अग्रीमेंट है वो 2004 में साइन हो गया, लेकिन इम्प्लीमेंट कब हुआ, 2006 में हुआ। और ये प्रमोट क्या करता है, इंट्रा रीजनल ट्रेड। अब आपने ये ध्यान में रखना है कि साइन कब हुआ और इम्प्लीमेंट कब हुआ। बाकी आप खुद भी थोड़ी रिसर्च करके इसकी सबमिट्स भी देख सकते हैं कि कौन सी सबमिट में साइन हुआ, कौन सी सबमिट में इम्प्लीमेंट हुआ, ओके। देन आपके लिए मैंने यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सबमिट्स खुद भी लेके आई हूँ मैं आपके लिए, आपने इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। फर्स्ट 1985 में हुई, क्या क्या उसमें हुआ, ये टेबल मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है, इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आपको प्रोवाइड करा दी है, आपने ध्यान में रखना है। 19वीं जो सार्क समिट थी वो 2016 में पाकिस्तान में होनी थी, पर उरी अटैक के चलते उसको कैंसिल कर दिया गया, और वो लास्ट समिट थी। उसके बाद कोई समिट अभी तक आई थिंक सार्क ने नहीं करी है। आप खुद भी इसको चेक कर सकते हैं, बट मैंने गूगल से चेक किया था तो 19 जो थी वो लास्ट थी, ठीक है। अब फोर्थ है, हु कॉन्स्टिट्यूटेड अशोक मेहता कमेटी फॉर पंचायती राज। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मोरारजी देसाई। ये 1977 में बाय जनता गवर्नमेंट जो है ये कमेटी स्टैब्लिश करी गई थी टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इंट्रोड्यूस्ड पोस्ट 1959 एंड सजेस्ट रिफॉर्म्स, ठीक है। इसके लिए भी मैंने आपको एक टेबल प्रोवाइड करा दिया है, आपने इसमें से देखना है कि इसके फीचर्स क्या क्या थे। इन्होंने 2 टायर सिस्टम मंडल पंचायत की बात करी थी कि एक जिला परिषद होनी चाहिए डिस्ट्रिक्ट में, एंड देन क्लस्टर ऑफ विलेजेस एक मंडल पंचायत बनाएंगे, 2 होगा। बलवंत राय मेहता समिति ने कहा था कि 3 जो है वो लेवल पे पंचायत बनेगी, बट इन्होंने कहा नहीं 2 टायर सिस्टम होगा, ठीक है, 2 स्तर पे बनेगी। जिला परिषद को इन्होंने प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव बॉडी बोला जो कि रिस्पॉन्सिबल होगी प्लानिंग और डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। बाकी और क्या फीचर्स हैं इसके आप नीचे तक पढ़ लेंगे इनको, और इसके साथ हम चलेंगे अपने 5th क्वेश्चन पे। इंडो नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप वाज साइंड इन, किस किस के बीच में ये साइन करी गई थी आपने बताना है, सॉरी कब साइन करी गई थी ये बताना है आपने। साइन तो इंडिया और नेपाल के बीच में करी गई थी, पर कब, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1950, ठीक है। अब हम देखते हैं इंडिया और नेपाल के रिलेशंस। तो इंडिया और नेपाल के रिलेशंस जो है वो काफी पुराने हैं, रोटी बेटी का रिश्ता, टाइज ऑफ ब्रेड एंड मैरिज हम इसको बोल सकते हैं। 1950 में ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप होती है जो कि बायलेटरल हमारे उनके साथ कैसे संबंध है उसको डिसाइड करती है। हमने ओपन बॉर्डर्स रखे हुए हैं, फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स, म्यूचुअल स्ट्रैटेजिक कॉपरेशन। लेकिन नेपाल ने क्रिटिसाइज करा कि ये जो ट्रीटी है ये अनइक्वल है और कहा कि इसको रिवाइज करो। अब हमारे क्या इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक उनके साथ रिलेशन है। सबसे पहले ओपन बॉर्डर, जैसे कि मैंने आपको बताया, इंडिया जो है वो नेपाल का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और एक मेजर इन्वेस्टर भी है, ठीक है। हम वहाँ पे एड प्रोवाइड करते हैं, उनको डिजास्टर असिस्टेंट देते हैं, असिस्टेंस, मिलिट्री ट्रेनिंग, इक्विपमेंट नेपाल आर्मी को हम प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। हमारे बीच में प्रॉब्लम्स क्या है, सबसे पहले काला पानी का जो इशू है हमारे और उनके बीच में है, ठीक है। बाकी आप देखेंगे 2020 में नेपाल ने क्या किया था, न्यू पॉलिटिकल मैप रिलीज करे थे और इंडिया की बहुत सारी टेरिटरीज को उन्होंने अपना कहा, लेकिन इंडिया ने इसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। अब आप देखेंगे कि प्रॉब्लम क्या चल रही है कि उनका टिल्ट चाइना की तरफ ज़्यादा हो रहा है और उन्होंने इवन ज्वाइन भी कर लिया है चाइनाज का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है। अब इंडिया और उनके बीच में कौन कौन से मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ जाते हैं हर बार, वो मैंने आपको उसका एक टेबल बना के दिया है, आपने इसको अच्छे से याद करना है और रिवाइज भी करते रहना है, ठीक है। अब हम देखेंगे
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है वो निम्न में से किसके साथ संबंधित है? दिस इज वेरी इजी, मैंने इसीलिए डाला है ताकि मैं आपको प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना रिवाइज करवा सकूं। इसका आंसर हो जाएगा ए, एलपीजी कनेक्शन टू वुमेन, और ये 2016 में लॉन्च हुई नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और इसका ऑब्जेक्टिव था फ्री एलपीजी कनेक्शंस प्रोवाइड करना औरतों को बिलो पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड्स में। और आप देख लेंगे इसके टारगेट, इसका क्या क्या अचीवमेंट था। और बाकी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, उज्ज्वला योजना 2.0 कब स्टार्ट करी गई? 2021 में स्टार्ट करी गई, जो मैंने नीचे लिखा है, ठीक है। इसमें मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज जैसे एससी, एसटी, पुअर हाउस होल्ड, इन सबको भी देने की बात करी गई गैस कनेक्शन। एंड 2021 में 9 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जो थे वो प्रोवाइडेड करवाए गए थे इस स्कीम के अंडर। आपने ये सारी डिटेल्स इसके बारे में याद रखनी है, ये गवर्नेंस के चैप्टर से जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी गवर्नेंस के उससे बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इन विच ईयर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड? तो इसका आंसर बहुत इजी है, 1986 ऑफ कोर्स। तो 1986 में जो है वो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास करा गया ताकि कंज्यूमर्स का जो है वो मतलब उनकी प्रॉब्लम्स का रिड्रेसल हो सके, सिंपल, स्पीडी, इनएक्सपेंसिव रेमेडीज हो सके हमारी कंप्लेंट्स के लिए। और इसमें इंश्योर करा गया राइट टू सेफ्टी इंफॉर्मेशन एंड टू चूज। ये सारे डिटेल आपने पढ़ने हैं अच्छे से। और कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल मैकेनिज्म कैसा बनाया गया? देखिए 3 स्तर पर इसको बनाया गया। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। किसके अंडर? 1986 के अंडर, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स भी बनाई गई नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ताकि अवेयरनेस बढ़ाई जा सके। अमेंडमेंट कब आया इसमें? ये आपने बहुत ध्यान रखना है। 2019 में अमेंडमेंट आया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, और 2019 में आया, इसने रिप्लेस करा 1986 के एक्ट को। मेन इंपॉर्टेंट इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक थी वो ये थी कि इसने सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को इस्टेब्लिश किया। ई कॉमर्स रेगुलेशन होने लगा फॉर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, है ना। और प्रोडक्ट लाइबिलिटी के कॉन्सेप्ट को इसने इंट्रोड्यूस किया कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, सेलर्स हैं, वो अकाउंटेबल होंगे अगर प्रोडक्ट्स जो जो है वो डिफेक्टिव होते हैं, तो ठीक है। बाकी इन्होंने स्ट्रेंथन करा हमारा जो कंज्यूमर रिड्रेसल सिस्टम है, ऑनलाइन कंप्लेंट फाइलिंग है, और ये बाकी सारा आप पढ़ लेंगे, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज इंट्रोड्यूस्ड द एम्बिशन सेंसिटिव डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम फॉर अचीविंग इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज? एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी पॉलिटिकल थ्योरी जो वो है यूनिट है उसके पर्सपेक्टिव से। इसका आंसर है रोनाल्ड ड्वर्किन। अब क्या थी ये थ्योरी, मैं आपको बहुत इजीली समझाऊंगी। आप इमेजिन करिए एक सोसाइटी जहाँ पे लोगों को डिफरेंट ड्रीम्स हैं, गोल्स हैं, एम्बिशंस हैं। इमेजिन क्या करेंगे, ऑफ कोर्स रियल वर्ल्ड में भी सबके ड्रीम्स और गोल्स और एम्बिशन डिफरेंट ही होते हैं। कुछ लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, कुछ आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, कुछ को बिजनेसमैन बनना है, ठीक है। अब क्या है कि हर कोई जो है वो सेम प्लेस से स्टार्ट नहीं करता है। कुछ लोगों के पास ज़्यादा पैसा होता है, कुछ ज़्यादा रिच होते हैं, कुछ के पास बेटर एजुकेशन होती है, कुछ के पास कनेक्शन ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो अब डवर्किन कहते हैं कि हमारी जो जस्टिस है, हमारा जो सिस्टम है, उसको एम्बिशन सेंसिटिव बनना है। यानी हमारा फोकस इस पर नहीं होना चाहिए कि हम सबको इक्वल अमाउंट ऑफ मनी प्रोवाइड करें या रिसोर्सेज या वेल्थ प्रोवाइड करें, बल्कि हमारा एम ये होना चाहिए कि जिस इंसान का जो ड्रीम है, जो वो बनना चाहता है, वो बनने के लिए उसको पूरी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करी जाएं और उसके रास्ते में जो है वो कोई भी अड़चन ना आए। बेसिकली आप डॉक्टर बनना चाहते हैं और एक रिच बच्चा है जो कि डॉक्टर बनना चाहता है, तो आप जस्ट बिकॉज आपके पास पैसे नहीं हैं इसके लिए आप जो है वो डॉक्टर नहीं बन पाए, तो आप एक जस्ट सोसाइटी में नहीं हैं। तो सिस्टम को क्या कोशिश करनी चाहिए कि वो आपको उतने रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाए कि जो आप बनना चाहते हैं वो आप बन पाएँ। इवन जो रिच बच्चा है वो भी जो बनना चाहता है वो भी वो बन पाए। ये सब इंश्योर कौन करेगा? हमारी गवर्नमेंट करेगी, हमारा सिस्टम करेगा। तो डवर्किन कहते हैं कि जो सिस्टम होता है, जो गवर्नमेंट होती है, जो स्टेट होती है, उसको एम्बिशन सेंसिटिव जस्टिस लानी चाहिए कि लोगों के जो एम्बिशन है उसको ध्यान में रख के उनको अपॉर्चुनिटीज, फेयर इक्वल अपॉर्चुनिटीज उस सेंस में प्रोवाइड करानी चाहिए। और उनको क्या करना चाहिए? उनको उनके एम्बिशन, उनके गोल्स अचीव हो सके, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इनइक्वालिटीज ऑफ अपॉर्चुनिटीज हमने कम करनी है। वो जो मैंने आपको बता दिया कि लेवलिंग द प्लेइंग फील्ड, हमने जो प्लेइंग फील्ड है उसको इक्वल करना है। ऐसा नहीं कि एक इंसान ऑलरेडी 99 से स्टार्ट कर रहा है, उसको 100 तक जाना, और एक से स्टार्ट कर रहा है, नहीं। जो इंसान के रास्ते में जो भी कमी है हमने उसको पूरा करना है बेसिकली, ठीक है।
ये उनकी एम्बिशन सेंसिटिव थ्योरी थी। आप इस पीडीएफ को पढ़ेंगे आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में आपको ये समझाने की कोशिश करी है। अब जो हमारा 9th क्वेश्चन है वो है, हु सेड पॉलिटिकल लिबर्टी विदाउट इकोनॉमिक इक्वालिटी इज अ मिथ। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा GDH कोल। ठीक है, अब GDH कोल क्या कहते हैं इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो इसका मैंने एक टेबल बना के आपको दिया है। इनका नाम क्या है, फुल नेम जॉर्ज डगलस हॉवर्ड कोल। ठीक है, ये ब्रिटिश सोशलिज्म और डेमोक्रेटिक जो सोशलिज्म है उनमें इनका नाम जो है वो सबसे टॉप पे आता है, आप देख लेंगे। ठीक है, इन्होंने गिल्ड सोशलिज्म को भी एडवोकेट किया और प्रमोट करा कि जो वर्कर मैनेज्ड सिस्टम है वो होना चाहिए। इन्होंने द मीनिंग ऑफ सोशलिज्म एंड सोशलिज्म इन द इंटरवॉर पीरियड करके कुछ जो है वो वर्क्स भी ऑथर करे, किताबें लिखी। बेसिकली आप इनको ध्यान में रखेंगे, याद रखेंगे, एग्जाम में बहुत बार इससे क्वेश्चन आ जाता है। और ये यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में प्रोफेसर का काम करा इन्होंने, और पॉलिटिकल थ्योरी और इकोनॉमिक रिफॉर्म में अपना बहुत ज़्यादा योगदान दिया। ठीक है, 10वां हमारा जो टॉपिक है वो मैंने इसीलिए एम.एन. रॉय चुना है ताकि आप जो है इनकी किताबें क्रोनोलॉजी से याद रख सके। जैसा कि आपको पता है हम रोज कुछ ना कुछ क्रोनोलॉजी में याद करते हैं। अगर आपने पिछली 2 वीडियोस कंसिस्टेंसी से फॉलो करी होंगी तो उसमें से मैंने आपको एक या दो थिंकर्स की क्रोनोलॉजी याद करने को कही थी। जस्ट इमेजिन अगर आप 30-40 दिन ये करेंगे तो आपको एक थिंकर की क्रोनोलॉजी याद हो जाएगी। ठीक है, तो आज एम.एन. रॉय के बारे में करते हैं कि कौन सी इनमें से किताब है जो उन्होंने नहीं लिखी है। हमेशा नोट का ध्यान रखें आप एग्जाम में भी और यहाँ पे भी। ठीक है, तो इसमें आंसर होगा हमारा इंडिया टुडे, इन्होंने नहीं लिखी है। ठीक है, अब लिखी कौन कौन सी किताबें हैं वो मैंने आपको यहाँ पे स्क्रीन पे प्रोवाइड करा दी है। इंडिया इन ट्रांजिशन 1922 में, द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स 1929 में, हिस्टोरिकल रोल ऑफ इस्लाम सबसे इंपॉर्टेंट बुक है इनकी 1939 में, फ्रॉम सैवेजरी टू सिविलाइजेशन 1940 में, पॉवर्टी एंड प्लेंटी 1944, रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन इन चाइना, न्यू ओरिएंटेशन 1946 में। आई थिंक ये दोनों ही 1946 होंगी, आप एक बार रीचेक कर लीजिएगा इसको। ठीक है, बियॉन्ड कम्युनिज्म 1947 में, न्यू ह्यूमैनिज्म अ मैनिफेस्टो भी 1947 में, रीजन रोमांटिसिज्म एंड रेवोल्यूशन 1952 में। ये सारी आपको क्रोनोलॉजी से ही याद होनी चाहिए। ठीक है, शो योर लव विद ब्यूटीफुल कमेंट्स, बिकॉज पेड तो है नहीं इसमें से कुछ। अब अगर आप मुझे लाइक्स और कमेंट्स भी नहीं दे रहे हैं तो फिर मेरा पढ़ाने का ही क्या फ़ायदा, जस्ट इमेजिन। बट आई प्रॉमिस यू, मुझे व्यूज़ से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट मुझे खुशी होती है। पर क्या है कि अगर आप में से 50 लोग भी देखेंगे ना तो मैं फिर भी कोशिश करूँगी कि वो 50 के 50 सेलेक्ट हों और मैं उनके लिए भी काम करूँ। ओके, तो वीडियोज़ तो आती रहेंगी। देखिए, चैनल का नेम है द स्कॉलर बेब, टेलीग्राम चैनल द स्कॉलर बेब पॉलीटॉक, और उसमें ही एक द स्कॉलर बेब पॉलीटॉक करके डिस्कशन ग्रुप भी, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। चैनल का जो लिंक है टेलीग्राम चैनल का वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।